नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में शिरकत की और इस दौरान सीएम धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं परेड ग्राउंड देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से आए एबीवीपी के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। मुझे भी अपने विद्यार्थी परिषद के समय के किए हुए जो कार्यकर्ता के रूप में, जो परिषद के कार्यकर्ता के रूप में समाज में, छात्र जीवन में जो काम किया, वो सब स्मरण में आया। लेकिन जब यहां विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन की तैयारियां प्रारंभ हुई और मनोज जी और एक मैं बीच में आशीष जी ने यहां पर पूरी टीम के साथ यहां पर बैठक करी तैयारियों के लिए, मुझे उसमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सच में अपने आप में मेरे लिए बहुत एक अलग प्रकार का स्मरण था, जिसको शब्दों में कह पाना कठिन था। और मैं कल शाम को देख रहा था, जब मैं पूरे देश भर के कार्यकर्ता, देश भर के हमारे विद्यार्थी, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई समुद्र तटों से है, कोई राजस्थान से है, कोई मरुस्थल से है, कोई मध्य क्षेत्र से आया है। और बिहार वालों का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो वहां पहुंचते ही जो है, और संयोग से हमारे आज के अधिवेशन में जो यहां अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी, उन्होंने बिहार को बहुत नजदीक से इस बार देखा है। वो पूरे बिहार के प्रभारी के नाते उन्होंने पूरे बिहार के हुए चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसका वहां पर संचालन भी किया। सच में इस अधिवेशन में देखने को जो मिलता है वो विचारों की एकता, राष्ट्र भाव की शक्ति से हम सबको एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम कोई संगठन करता है इस प्रकार से छात्रों के बीच में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। और कल जब आप सब लोग मिल रहे थे तो ऐसा अधिवेशन जिसमें हम लोगों ने भी कई सारी ऐसी शोभा यात्रा में भाग लिया, उन सबका मुझे स्मरण हो रहा था। मैं भी आप सबकी तरह ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर, विद्यार्थियों के बीच में रहकर, छात्रों के बीच में रहकर, विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी परिषद की सोच थी उसको विद्यार्थियों के बीच में ले जाने का काम उनके बीच में सक्रियता से करता रहा हूं। और उन अनुभवों ने न केवल सच में बहुत कुछ सीखने का जो अवसर है, आज जो मैं प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में योगदान दे पा रहा हूं, तो उसमें एक बहुत बड़ा अगर किसी का प्रभाव मेरे अंदर है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अनुभव है। और आज भी जो मूल्य और आदर्श मेरे जीवन के आदर्शशिला की तरह हैं, जो मुझे प्रतिदिन अनुशासन के साथ साथ सेवा पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही है, जिस संगठन ने सच में सबसे पहले हमें समाज के बीच में काम कैसे किया जाता है ये शिक्षा देने का काम किया, संस्कार देने के काम किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये राष्ट्रीय अधिवेशन कोई एक सामान्य अधिवेशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये पवित्र यज्ञ है। और इस पवित्र यज्ञ के प्रति समर्पित हमारे पूरे देश भर के आए हुए युवाओं का एक महासंगम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंच से निकलने वाले विचार, संकल्प राष्ट्र निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और देश के विकास और सामाजिक प्रगति को नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, ये वर्ष हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का ये शताब्दी वर्ष भी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों की जो तपोमय यात्रा है उसके माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य प्रवाहित की
धारा प्रवाहित की, जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना की अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 82 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें संस्करण को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ सुना। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने देश में बढ़ती एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की लोकप्रियता, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, खेल जगत में भारत की उपलब्धियों और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने देश में बढ़ते शहद उत्पादन और विंटर टूरिज्म की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा उत्तराखंड के एंड्योरेंस स्पोर्ट्स और हाई एल्टीट्यूड मैराथन का उल्लेख राज्य के लिए गर्व का विषय है। गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम को पीएम मोदी का देशवासियों से आत्मीय संवाद बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को सामने लाने वाला, देश को जोड़ने वाला प्रभावशाली मंच बन चुका है। कहा कि देश में शहद उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और राज्य सरकार भी किसानों को शहद उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित कर रही है। उन्होंने जनता से मन की बात कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनने की अपील करते हुए कहा कि इससे समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त होती है। नेचुरल देशवासियों से ये निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालकर मन की बात को अवश्य सुनें। मन की बात में ऐसी चीजों की जानकारी हमें मिलती है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा, हर मन की बात में एक आध को छोड़ दो, उत्तराखंड का जिक्र अवश्य होता है। जैसे आज उन्होंने आदि क्लास यात्रा का जिक्र किया, उन्होंने विंटर टूरिज्म की बात की, उन्होंने विंटर स्पोर्ट्स की बात की, और वहीं जहां उन्होंने बताया कि हमारा जो शहद का उत्पादन है आज लगभग दोगुना हो गया है, और वहीं हमारे प्रदेश का भी जब राज्य बना था इसका उत्पादन 0 था। आज 10,000 टन शहद हम पैदा कर रहे हैं। इसी प्रकार नेचुरल फार्मिंग, जिस पर आज प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है, हम भी 2,06,000 हेक्टेयर गंगा किनारे के क्षेत्र में हमने इसे नेचुरल फार्मिंग के लिए चुना है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और जो भी बॉक्सेस बनते हैं, जो कर्नाटक के किसान जो भी बॉक्स बनाते हैं, उसकी प्रशंसा हमने की ताकि और देशवासी भी इस प्रकार के बॉक्स बनाएं। तो कहने का आशय यह है कि मन की बात में जिन चीजों की जानकारी हमें मिलती है वो हमारे दिमाग में भी नहीं होती, पर मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि मन की बात को अवश्य सुने, तो कुछ ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी जो आपके जीवन के लिए लाभदायक होंगी। डिजिटल इंडिया अभियान की तर्ज पर आरटीओ से जुड़े काम भी डिजिटल होने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन, वाहन ट्रांसफर, टैक्स और लाइसेंस प्रक्रिया जैसे कई काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके वाहनों या लाइसेंस से उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिसको देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय, वाहनों के शोरूम, प्रदूषण केंद्र और फिटनेस सेंटर जगहों पर आवश्यक दिशा निर्देश के साथ क्यूआर कोड जारी कर चस्पा करवाए हैं, जिससे कि सभी वाहन स्वामी, वाहनों के लाइसेंस धारक इस क्यूआर को स्कैन कर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकें। विकासनगर के आरटीओ मनीष तिवारी का कहना है कि इस क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहनों के चालान या अन्य किसी भी तरह की जानकारी तो हासिल होगी, साथ ही वाहनों के ट्रांसफर करने, प्रदूषण कराने और इंश्योरेंस कराने में भी मदद मिलेगी। लोग कार्यालय में आए हैं तो ये बहुत अच्छा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉर्थ का ये है कि अब कई जगह पे फेसलेस और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए।
और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने डीएल बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर कराई है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। कई केसेस में वो डीलर्स के नंबर हैं या किसी उनके घर के अन्य सदस्य के नंबर हैं या उनका कोई ऐसा नंबर लिंक है जो कि वर्तमान में वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया था, फिर हमारे हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आया, फिर हमारे आरटीओ साहब ने इस पर काफी इसको सीरियसली लेते हुए सबको निर्देश दिए कि कार्यालय में फ्लैक्स और पोस्टर्स और जो हमारे कुछ जो डीलर्स हैं, जो पोल्यूशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे हम इसकी सूचना लगाएं। एक उसमें बहुत सिंपल सा है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर रेंज कार्यालय देहरादून में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की बैठक। 7 जनपदों में व्यवस्थापित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के कार्यों की समीक्षा। प्रत्येक जनपद के एएचटीयू के नियमित और नियतन को किया चेक। गुमशुदगी की विवेचनाओं की जांच के लिए एसओपी के संबंध में ब्रीफ किया। 5 वर्षों की गुमशुदगी बरामदगी की भी समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। एसओपी में दिए गए निर्देशों के अनुरूप 100% कार्रवाई लाएं अमल में। कार्यालयों में विधिवत रजिस्टर करें व्यवस्थित। गुमशुदा बच्चों, महिला और पुरुषों के विवरण का अभिलेखीकरण करें। जनपद में बरामद होने वाले लावारिस शवों की भी सूचना का भी अभिलेखीकरण रखें। मानव तस्करी में संलिप्त आरोपियों का डाटाबेस करें तैयार। सीमावर्ती प्रदेशों से भी मानव तस्करी में संलिप्त आरोपियों और बता दें कि संलिप्त आरोपियों का डाटाबेस शामिल करें। सीमावर्ती प्रदेशों से भी मानव तस्करी में संलिप्त आरोपियों का डाटाबेस शामिल करें। किसी भी युवती, महिला का न हो शोषण। आपदा में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। भिक्षावृत्ति से संबंधित क्षेत्रों को करें चिन्हित। किसी भी नाबालिग बच्चे का न हो शोषण। आपसी समन्वय संकलित डाटाबेस तैयार करने के लिए परिक्षेत्र कार्यालय में एएचटीयू का गठन किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार की पहल पर ऋषिकेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का प्रयास शुरू हुआ है। 31 दिसंबर तक शहर को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को पाने के लिए श्रम विभाग ने व्यापारियों से सहयोग मांगा है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार ने जीरो चाइल्ड लेबर जोन योजना के तहत व्यापारियों को जानकारी दी। बताया कि 3 फेज में श्रम विभाग क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कोशिश करेगा। प्रथम फेज में व्यापारियों को बाल श्रम की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। दूसरे फेज में व्यापारियों को दुकान के बाहर यह सार्वजनिक करना होगा कि उनके यहां कोई भी 18 साल से कम उम्र का कर्मचारी नहीं है। तीसरे फेज में छापेमारी की कार्रवाई होगी, जिसमें बाल श्रम करने वाले व्यापारी पर जो है जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी। अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार जो है समस्त क्षेत्र में हमें बाल श्रम के उन्मूलन के हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि वहां पे नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना, जिसका मतलब है कि पूरे जो है ऋषिकेश क्षेत्र में कहीं भी चाइल्ड लेबर निकट भविष्य में भी ना मिले। इसके लिए एक जागरूकता का अभियान है। साथ में इसमें निरीक्षण भी किए जाएंगे और साथ में सभी जो प्रतिष्ठान स्वामी हैं उनके डोर टू डोर जाके उनको अवेयर भी किया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि नागरिकों को भी इस संबंध में हम लोग जानकारी देते रहें, ताकि 2026 शुरू होने से पहले 1 जनवरी 2026 तक हम पूरे ऋषिकेश क्षेत्र को, इस पावन धरती को बाल श्रम से मुक्त कर सकें। ऋषिकेश नगर निगम के शहर में 8 स्थानों पर प्रस्तावित वेंडिंग जोन में 3 वेंडिंग जोन को अस्तित्व में लाने की कार्रवाई तेज हो गई है। बता दें कि सर्वे के बाद नगर निगम के योग नगरी, रेलवे स्टेशन, सीमा डेंटल कॉलेज और स्टेडियम फैक्ट्री के पास में ठेली रेहड़ी लगाने वाले वेंडर्स का सत्यापन कराना शुरू किया है और इस सत्यापन की जिम्मेदारी नगर निगम ने हायर की गई एक एजेंसी को दी है। सप्ताह भर में एजेंसी वेंडर्स की सत्यापन रिपोर्ट्स और संख्या नंबर निगम
कार्यालय को सौंपेगी। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि योग नगरी रेलवे स्टेशन, सीमा डेंटल और स्टेडियम फैक्ट्री के पास में 200 से 250 वेंडर्स को स्थायी रोजगार के लिए ई कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस एजेंसी को वेंडर्स के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है उसको कहा गया है कि समय सीमा में वह सत्यापन की कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट और संख्या नगर निगम कार्यालय को पेश करे। सत्यापन में एजेंसी के कर्मचारी वेंडर्स ने मुलाकात करेंगे और उसके रोजगार के संबंध में जानकारी जुटाएंगे। कौन सा वेंडर्स कितने समय से किस कार्य को कर रहा है, इसका विवरण भी मांगेंगे। और बता दें आपको कि नगर निगम के द्वारा काटी गई रसीदों का भी ब्यौरा लेंगे और इसके अलावा अन्य जानकारियां भी जो है हासिल करेंगे। क्षेत्र में 8 स्थान हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें अभी प्राथमिक स्तर पर 3 जगह हम वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं, जिसमें योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास का एक लोकेशन है, एक हमारा सीमा डेंटल कॉलेज के पास का है और एक एम्स के पास स्टेडिया केमिकल फैक्ट्री के पास का है। इन तीनों लोकेशन पे लगभग 200 से 250 जो वेंडर्स हैं उनको वहां पे बिठाने का एक अभियान रहेगा। और इसमें आज जो सत्यापन का था, ये जो वेंडर्स हैं कितने कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले, उनका एक सत्यापन के लिए थर्ड पार्टी सत्यापन के लिए एजेंसी को नियुक्त किया है। वो एजेंसी 1 सप्ताह के अंदर इसका चिन्हीकरण करके हमें इसका एक रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर जिस स्थान पर जितने भी वेंडर्स वहां पे काम कर होंगे तो उनको उसी स्थान पर वहां पे रेडी ठेले के माध्यम से उनको वहां पर व्यवस्थित किया जाए। और इस बीच बड़ी खबर रुद्रपुर से मिल रही है, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा की तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि नानकमत्ता पुलिस ने कुख्यात तस्कर सुक्खा को गिरफ्तार किया है। पुलिस गश्त के दौरान अचानक झाड़ियों की ओर भाग रहा था तस्कर। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से 120.10 ग्राम स्मैक, तमंचा, नकदी बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है स्मैक की कीमत तकरीबन 36 लाख रुपए से अधिक जो आंकी जा रही है। लंबे समय से फरार चल रहा था कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर सिंह। कई मामलों में वांछित था आरोपी। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पंजाब में छुपकर रह रहा था तस्कर। आरोपी ने पूछताछ में कई तस्करों के नाम उजागर किए हैं। पुलिस अन्य नशा तस्करों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। जल्द नशा तस्कर गिरफ्तार होंगे। जनपद में नशा तस्करी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है। नशे का धंधा युवाओं के भविष्य को बर्बाद करता है, समाज को बनाता है खोखला। ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए विशेष अभियान जारी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नानकमत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कई अन्य नशा तस्करों के नाम भी बताए हैं, जिन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य नशा तस्करी को पूरी तरह समाप्त करना है। मैं जनता से अपील करता हूं कि नशे से जुड़ी किसी भी सूचना को बिना हिचक पुलिस को बताएं। उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस और समाज मिलकर ही हमारे युवाओं को नशे से बचा सकते हैं और जनपद को नशा मुक्त बना सकते हैं। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में बदायूं से गंगा स्नान को आए 5 श्रद्धालुओं में शामिल 1 वर्ष की बच्ची नाव घाट पर गंगा में बह गई। दरअसल आपको बता दें कि बच्ची को बचाने के लिए चाचा ने गंगा में छलांग लगा दी। ये नजारा देख जल पुलिस के जवान भी गंगा में कूद गए और चाचा भतीजे को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि गंगा में बहने वाली बच्ची का नाम अवनी और उसके चाचा का नाम अरुण कुमार है, जो बदायूं के रहने वाले हैं। जल पुलिस के जवान सुभाष ध्यान और उनकी टीम ने चाचा भतीजे को बचाने का काम किया है। पुलिस ने लोगों को गंगा घाटों पर नहाने के दौरान सतर्कता बरतने की भी अपील की है। इसी के साथ सुरक्षित गंगा घाटों पर ही गंगा स्नान करने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा ऊपर जो है
से जो काफी शांत दिखाई देती है, लेकिन गंगा का अंदरूनी वेग काफी तेज है और गहराई का अंदाजा लगाना भी कई स्थानों पर मुश्किल है। इसलिए पुलिस ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। फिर भी श्रद्धालु और पर्यटक खतरनाक गंगा तटों पर नहाने के लिए चले जाते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। उधर विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शादाब और सनी शर्मा के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी सनी शर्मा ने बताया कि उसने अपने साथी रजत चौधरी, राजवीर, सचिन, आर्यन नेगी के साथ मिलकर विकासनगर के पास खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर से एक बैग चोरी किया था, जिसमें उन्होंने एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 कारतूस, 17,000 रुपए कैश और बैंक पासपोर्ट और कुछ अन्य कागजात मिले थे। उन्होंने बैग से सारा सामान निकालकर उसे अपने पास रख लिया और बैग को नाले में फेंक दिया, जिसके बाद आरोपियों ने अपने शौक के लिए पिस्टल से फायर किया। पिस्टल को उसने शादाब को रखने के लिए दी। वहीं घटना में बरामद पैसे और अन्य सामान को उन्होंने आपस में बांट लिया। सन्नी ने बताया कि शादाब और वो दोनों पिस्टल को बदल कर अपने पास रखते थे। गिरफ्तारी के समय सन्नी पिस्टल को शादाब से लेने आया था, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ लिया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में बना भूकंप का खतरा। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील क्षेत्र जोन 6 में शामिल। उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को भी भूकंप की दृष्टि से रखा गया अति संवेदनशील जोन 6 में। भारतीय मानक ब्यूरो ने नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया। राज्य में अंधाधुंध निर्माण कार्यों पर सरकार को लगानी होगी रोक। जनता को रहना होगा सजग। राज्य में भूकंप को लेकर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कई बार किया मॉक ड्रिल। पहले भी उत्तराखंड में आ चुके हैं कई बड़े भूकंप। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। हाँ गौरव, कहें तो हम पहले भी कहें तो लगातार यहाँ कहीं ना कहीं अति संवेदनशील क्षेत्र आता है। यहाँ पर उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पहले भी यहाँ पर कई बार के भूकंप बने, लेकिन अब फिर यहाँ पर कहें तो फिर एक मानचित्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये 6 जोन में इसको रखा गया है और अति संवेदनशील चीजें हैं। इसको लेकर कई प्रकार की उन्हें सतर्कता बताई है कि ज्यादा इसमें निर्माण नहीं होना चाहिए। जहां ऐसी चीजें हैं जहां ज्यादा इस प्रकार की दिखाई दे रही है कि चीजें यहाँ खतरनाक एरिया डेंजर जोन है, तो वहां ये चीजें बचनी चाहिए। अभी हम देख रहे थे पिछले दिनों काफी यहाँ पर भूकंप आए तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल भी की गई, कई बार और भी कई चीजें की गई। तो उन्होंने कई सावधानियां बरतने को कहा है कि ये ना हो कि कहीं बहुत बड़ा ऐसा हो जाए। अगर हम इन चीजों को नहीं रोकेंगे तो बहुत बड़ी यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो इसको लेकर एक एडवाइजरी भी उन्होंने जारी की गई है कि इसको जो जो सावधानियां बताई हैं उसको बरता जाए। हम देख भी रहे हैं यहाँ पर कैसे ऐसी चाहे पहाड़ का इलाका हो चाहे और ऋषिकेश हम जाए तपोवन है, यहाँ है, यहाँ कोई चीजें देखी नहीं जाती। खाले नाले जहां देखा छोटी छोटी कई मंजिला इमारतें बनाई जा रही है, ना उनकी मजबूती होती है ना कुछ होता है। तो ये बहुत बड़ा एक खतरनाक रिस्क क्षेत्र बनता जा रहा है। तो वही उनका कहना है कि ये सब चीजें देख के चले। सरकार को एडवाइजरी की है, निर्माण कम होने चाहिए और चीजें, और बड़ा संवेदनशील ये इलाका है, डेंजर जोन्स में है। तो यही सावधानियां बरतने को उन्होंने कहा है और ये है भी, क्योंकि हम देखें अगर पिछले कई वर्ष पहले अगर जाए तो उत्तरकाशी हो, जोशीमठ हो, कई बड़े भूकंप भी आए और छोटे छोटे झटके भी महसूस यहाँ पर हुए हैं। तो वही उन्होंने कहा है कि इसको बड़ी सावधानी से रखा जाए, जो उसके मानक है उसको पूरा किया जाए, नहीं तो कोई बहुत बड़ी कमल जी यहाँ पर जो सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से जो है पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर जो है भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का आना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार जो है कहीं न कहीं एक बार फिर से चेता दिया है और ये जो जोन 6 में शामिल किया उत्तराखंड को। आखिरकार जोन 6 का मतलब क्या है? क्या बड़े पैमाने पर जो है बड़े रिएक्टर पर जो है ये भूकंप देखने को मिल सकता है?
गौरव बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ अगर हम उत्तरकाशी कहें या पहले कहें तो काफी वर्ष पहले यहाँ बहुत बड़ी यहाँ पर घटना हुई थी और छोटे मोटे झटके यहाँ पर लगातार लगे रहते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी प्रकार की, जब हम देखते हैं भवन निर्माण हो रहे हैं छोटी छोटी जगह जहां 2 मंजिल बननी चाहिए 6-6 मंजिल बना दी गया, अगर हम चाहे होटल्स की बात करें चाहे यहाँ अंदरूनी फ्लैट की बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल अंधाधुंध ये चीजें चल रही हैं। तो मैं कहता हूं जिस हिसाब से ये जोन में रखा गया है, और कभी भी हम पहले भी कई बार चेता चुके हैं कि आप 50 गज 100 गज में आप इतनी लंबी इमारतें बना रहे, कितनी उनकी मजबूतियां होंगी। अगर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए जो है दर्शकों के साथ। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप का खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जोन 6 में जो है इसको रख दिया है। साफ तौर पर यहां पर खतरा किस तरीके से और किस तरीके से जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से भी बचाव कार्य लगातार जारी है, जिस तरीके से कमल शर्मा हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।